India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निरर्थक केस दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें आपको, और ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत तक पहुंच का अधिकार लोकतंत्र का मौलिक स्तंभ है, लेकिन ये पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि न्यायिक प्रणाली के खिलाफ साथ ही इसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक याचिकाकर्ता पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया, जिसने 11 वर्षों में बार बार निरर्थक मुकदमे दायर किए हैं। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित 10 से ज्यादा बार विभिन्न मंचों पर मामले दायर किए हैं। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने याचिकाकर्ता की ऐसी हरकतों को न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग करार दिया। अदालत ने कहा है कि न्यायालयों तक पहुंच का अधिकार हमारे लोकतंत्र का मूलभूत स्तंभ है, हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता अलग अलग फोरम पर बार बार निराधार याचिकाएं दायर करते हैं और जानबूझकर कार्रवाई में देरी करते हैं, तो वे हमारी न्यायिक प्रणाली की नींव को कमजोर करते हैं। बता दें आपको कि अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने बार बार बेबुनियाद याचिकाएं और अपीलें दायर की है, जिसमें कोई आधार नहीं था। ये प्रयास न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करने और अन्य मामलों के निपटारे में बाधा उत्पन्न करने का एक उदाहरण है। याचिकाकर्ता को साल 2000 में बार बार और लंबे समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपीलें और याचिकाएं कई मंचों पर दायर की, जिसमें सभी में उसकी बर्खास्तगी को सही ठहराया गया। केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण मुंबई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी को बॉम्बे बरकरार रखा। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका और फिर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिन्हें खारिज कर दिया गया। जब कोई राहत नहीं मिली तो याचिकाकर्ता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायतें भेजी। 11 वर्षों के दौरान उसने नई याचिकाओं और दूसरी समीक्षा याचिकाओं के माध्यम से देरी की कोशिशें की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए केवल एक गवाह, यहां तक कि पीड़िता की गवाही भी आधार हो, तो ऐसे सबूत से कोर्ट में भरोसा पैदा होना चाहिए। कोर्ट ने माना कि पीड़िता के बयान को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन कोर्ट को उसकी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा, हालांकि ये बिल्कुल सच है कि बलात्कार के माध्यम में इस पूरे मामले में अभियोक्ता की गवाही के आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है, क्योंकि उसका सबूत एक घायल गवाह की प्रकृति का होता है, जिस कोर्ट को बहुत महत्व देते हैं। बता दें आपको, फिर भी जब किसी व्यक्ति को केवल एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, तो कोर्ट को ऐसे गवाह की जांच करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इसीलिए ऐसे गवाह की गवाही से कोर्ट में भरोसा पैदा होना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जब पीड़िता स्कूल से आ रही थी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी पीठ पर चाकू रख दिया। उसके बाद आरोपी उसे पास की एक किराने की दुकान पर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को
साबित करने में विफल रहा है और आरोपी को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने भी इसी बात की पुष्टि की। इस प्रकार वर्तमान अपील दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि पीड़िता के साक्ष्य मुख्य रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। फिर कोर्ट ने मेडिकल जांच की और इशारा किया जिसमें पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं दिखाई गई थी। इसके बाद न्यायालय ने उसके बयान में विरोधाभासों को भी उजागर किया। उदाहरण के लिए उसने कहा कि उसने आरोपी को मारा था, लेकिन आरोपी के आत्मसमर्पण करने के बाद उसके शरीर पर कोई चोट नहीं देखी गई। न्यायालय ने यह भी विश्वास करने योग्य नहीं पाया कि पीड़िता बिना कोई शोर मचाए आरोपी के साथ चली गई। इन परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने भी निष्कर्ष निकाला कि उसका बयान विश्वास पैदा करने वाला नहीं था। इस प्रकार उसने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और वर्तमान अपील को खारिज कर दिया। दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में आरोपी AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि ताहिर हुसैन की जमानत के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ताहिर हुसैन पर IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी अंतरिम जमानत मांग है और जिस पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ताहिर हुसैन ने IB अधिकारी अंकित शर्मा और हत्या के मामले में भी अंतरिम जमानत मांगी है, जिस पर हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। 2020 दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन अभी भी जेल में बंद है। कोर्ट ने एक मामले में उसे मई में ही जमानत दे दी थी। इसके बाद भी ताहिर सलाखों के पीछे ही है क्योंकि उस पर कई मामले चल रहे हैं। पुलिस की चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था। दंगों के नाम पर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि दंगों में ताहिर हुसैन सिर्फ मूक दर्शक ही नहीं था, खुद भी दंगों में शामिल था। ताहिर हुसैन दूसरे संप्रदाय के लोगों या हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए लोगों को भड़का रहा था। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम बतौर साजिशकर्ता और आरोपी शामिल है। ताहिर हुसैन के घर की छत और आसपास के इलाके में भारी भीड़ मौजूद थी जो लोगों पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला कर रही थी। कोर्ट ने ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा और समाज में दुश्मनी फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी और इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 लोग घायल हो गए थे। दंगों में IB अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे, जिनका शव पास के नाले से बरामद हुआ था। अंकित शर्मा की मौत के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। CAG की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश करने के लिए निर्देश देने की मांग मामले में बीजेपी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि सवाल ये है कि क्या हम स्पीकर को सत्र आयोजित करने का निर्देश दे सकते हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने दलील में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है। इसके बाद एक राष्ट्रीय पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ऐसे में क्या कोर्ट इस केस में सियासी हथियार नहीं बन रहा है? जबकि विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी इस दलील को भी
ठीक मान लिया जाए, तब भी कई मसले ऐसे हैं जिन पर विचार की जरूरत है। अभी चुनाव होने हैं, कई मामलों की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है और ऐसे में विधानसभा का सत्र भी खत्म होने के कगार पर है। इसके बाद बीजेपी विधायकों की ओर से कहा गया कि पिछले साल सितंबर दिल्ली सरकार के पास 12 रिपोर्ट आ चुकी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत सदन में पेश करे इसे, और ऐसे में बीजेपी विधायकों के वकील ने कहा है कि ये संवैधानिक आदेश है कि सरकार विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अभी भी सत्र में है और हम सिर्फ एक विशेष बैठक आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक इसे स्थगित नहीं किया गया है और ये अभी भी सत्र में है। दिल्ली हाईकोर्ट 15 जनवरी को मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में साइबर स्पेस का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज मामले में आईएसआईएस के कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने मोहम्मद हिदायतुल्ला द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि यूएपीए की धारा 43D(5) का प्रावधान इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है। न्यायालय ने कहा है कि आईएसआईएस को आतंकवादी घोषित यानी कि आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि दुनिया भर में आईएसआईएस की गतिविधियों के बारे में पता है। चैट अपीलकर्ता के आईएसआईएस में शामिल होने के इरादे को दर्शाती है और इसके लिए वह यात्रा करने के लिए तैयार था। इसने नोट किया कि यह आतंकवादी संगठन को निष्क्रिय समर्थन का मामला नहीं था, लेकिन चैट से पता चलता है कि आरोपी खिलाफत स्थापित करने के लिए जिहाद की वकालत कर रहा था। और खंडपीठ ने कहा कि ऐसा करके अपीलकर्ता इन ऑनलाइन समूहों में व्यक्तियों को ऐसे कृत्यों के लिए भर्ती करने का प्रयास कर रहा था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि आरोपी सह आरोपी बासित कलाम सिद्दीकी का करीबी सहयोगी था। उसने जिहाद छेड़कर आईएसआईएस के झंडे तले भारत में शरिया कानून स्थापित करने की साजिश रची थी और ये भी आरोप लगाया कि वह साइबर स्पेस के माध्यम से आईएसआईएस विचारधारा का प्रसार कर रहा था। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देकर भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहा था। उसे जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि उसके मोबाइल फोन से बरामद आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें आईएसआईएस समर्थक सामग्री दिखाई गई, जिसमें इंडिया गेट पर आईएसआईएस का झंडा लगाया हुआ और एक फोटो और बायथ की एक प्रति शामिल है। ये दर्शाता है कि आईएसआईएस के दर्शन और विचारधारा जो है वो उसकी गहराई से प्रभावित है। अपीलकर्ता लोगों को समूहों में शामिल होने और आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन बनाने के लिए आमंत्रित करने का इच्छुक था। और न्यायालय ने कहा है कि चैट से पता चलता है कि अपीलकर्ता न केवल आईएसआईएस का निष्क्रिय समर्थक था, बल्कि विभिन्न मंचों पर अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करके अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फैसले में उल्लेखित कोई भी बात मामले के गुण दोष पर राय नहीं थी और अवलोकन अपील के उद्देश्य के लिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आतंकवादी संगठनों को आर्थिक या नेटवर्किंग या बैठकों के रूप में समर्थन देना गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा के खंडपीठ ने कहा है कि यूएपीए आतंकवादियों और आतंकवादी विभिन्न संगठनों के खिलाफ विभिन्न उपाय करने की अनुमति देता है, जिसमें देश की सुरक्षा और आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए संपत्ति को जब्त करना शामिल है। कोर्ट ने कहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से बैठकों की व्यवस्था या प्रबंधन भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा जब लश्कर जैसा आतंकवादी संगठन शामिल होता है, जिसने पहले ही भारत में विभिन्न आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है, तो ऐसे संगठन को मौन या सक्रिय समर्थन किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने यूएपीए के तहत एक आरोपी की तीसरी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कथित आतंकी फंडिंग मामले के संबंध में जफर अब्बास जो द्वारा दायर अपील खारिज कर दी है। एनआईए का मामला
था और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सहायता प्रदान करने के लिए गुर्गों या जमीनी कार्यकर्ताओं का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था। अब्बास पर फर्जी पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी बैंक अकाउंट खोलने, उक्त बैंक अकाउंट के माध्यम से विभिन्न अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने, जिसमें लश्कर के अन्य OGW को मौद्रिक लाभ पहुंचाना शामिल है, उसका आरोप लगाया गया। उस पर फर्जी बैंक अकाउंट के माध्यम से हस्तांतरित धन को वितरित करने का भी आरोप लगाया। अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने पाया कि अब्बास प्रथम दृष्टया कुछ सह आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश कर रहा था, जिन्होंने उसे गैर मौजूद व्यक्तियों के नाम पर या व्यक्तियों की जानकारी के बिना फर्जी तरीके से सिम कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ IPC की धारा 498 के तहत उसके व्यवहार को सुधारने के इरादे से झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज कराती है, तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)IA के तहत क्रूरता मानी जाएगी। बता दें आपको कि न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत M सेठना की पीठ ने कहा है कि इस तरह की हरकतें न केवल विवाह में सद्भाव और विश्वास को बाधित करती है, बल्कि इसके आधारभूत मूल्यों को भी नष्ट करती है, जिससे कि विवाह को जारी रखना असंभव हो जाता है। इसने आगे कहा कि एक बार जब पति या पत्नी दूसरे के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला दर्ज करते हैं, तो यह तर्क और विवेक की कमी को दर्शाता है, जिससे विवाह को बनाए रखना असंभव हो जाता है। इस मामले में जोड़े ने मार्च 2006 में शादी की थी और हालांकि कुछ महीनों बाद अलग हो गए। बाद में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामले को अंततः ट्रायल और अपीलीय अदालतों ने खारिज कर दिया और बरी होने के बावजूद पत्नी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील जारी रखी। हालांकि पारिवारिक न्यायालय ने पाया कि पति को अपील के बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी और पत्नी के बिना कोई और विवरण या केस नंबर दिए केवल अपील दायर करने का उल्लेख किया था। चूंकि पत्नी ने अपना मामला जारी रखा और संबंध जारी रखने की कोई दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाई, इसलिए पारिवारिक न्यायालय ने तलाक देने को उचित पाया। पारिवारिक न्यायालय ने मार्च 2018 में तलाक को मंजूरी दे दी थी और इसमें पत्नी के झूठे अभियोजन को विवाह विच्छेद का प्राथमिक कारण बताया गया। न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पति को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को बदलने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि उसकी हरकतें कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग थी और इसीलिए तलाक दे दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सहमति व्यक्त की गई कि पत्नी की हरकतें क्रूरता के बराबर थी। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया था, जिसकी पुष्टि आपराधिक न्यायालय द्वारा भी की गई है। यह निश्चित रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)IA के अनुसार क्रूरता के बराबर होगा। अगली खबर का रुख करते हैं और हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जिनका अदालतों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में साक्ष्य की सराहना और मूल्यांकन करते समय पालन करना चाहिए। बलात्कार हत्या मामले में सजा के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश भी दिया। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से सिद्धांतों का सारांश समझते हैं। क्रिमिनल केसेस में जब डायरेक्ट विटनेस नहीं होते तो कोर्ट गिल्ट कैसे डिटरमाइन करता है? वो रिलाई करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब है एक ऐसे फैक्ट का कलेक्शन जो क्रिमिनल कोर्ट्स में गिल्ट या इनोसेंस एस्टैब्लिश करते हैं या सिविल कोर्ट्स में लायबिलिटी का फैसला करते हैं।
ये इनडायरेक्ट एविडेंस होता है जो किसी फैक्ट्स को सीधे सीधे प्रूव नहीं करता बट उसके होने का इंडिकेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस अब्दुल नसार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्रिमिनल केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। सबसे पहले हर एक विटनेस को टेस्टिमनी चाहिए, जो प्रोसिक्यूशन का हो या डिफेंस का, उसे थोरोली एनालाइज किया जाना चाहिए। दूसरा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है, तो कोर्ट्स को लॉजिकली इन्फ्रेंसेस क्लियरली आउटलाइन करना चाहिए और फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करते हुए डॉट्स कनेक्ट करने चाहिए। तीसरा, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की हर एक लिंक को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एग्जामाइन करना होता है। चौथा, जजमेंट्स में ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि स्पेसिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्यों किया गया और ये कैसे गिल्ट ओवरऑल कंक्लूजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्टली, गिल्ट सिर्फ तभी एस्टैब्लिश होना चाहिए जब सभी सर्कमस्टेंसेस को केयरफुली इवैल्यूएट किया गया हो और कोई रीजनेबल हाइपोथेसिस ना बचे। ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस और जस्टिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के असेसमेंट में हो। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, फॉलो इंडिया लीगल। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.